नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तेलंगाना में 119 सीटों पर वोटिंग जारी है। ऐसे में तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी सुबह सुबह पोलिंग बूथ पहुंचे और मतदान किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य के लोगों से घर से बाहर निकलकर वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा, आप तेलंगाना के भविष्य के लिए घर से बाहर निकलिए और प्लीज वोट कीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों को वोट करने के लिए लोकतंत्र आप लोगों के वोट करने से मजबूत होगा। भारत के प्रजातंत्र में जो वोट डालने का अधिकार वो महत्वपूर्ण जो वेपन है, इसको पूरे लोग उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको सबको ये अधिकार दिया गया। इस अधिकार को पूरा उपयोग करना चाहिए। इस अधिकार को उपयोग ना करते हुए, पोलिंग बूथ में जाकर समय देकर वोट ना डालते हुए किसको भी क्रिटिसाइज करने का कोई व्यक्ति को भी अधिकार नहीं है। इसलिए मैं सभी जनता से, भाई बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, आप घर से बाहर निकलकर पहला वोट डालना अपना फर्ज है, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जरूरी भी है। इसलिए सभी लोग वोट डालने के लिए बाहर आइए। आज इस देश में और तेलंगाना सरकार में अच्छे व्यक्ति को, अच्छे सरकार को लाने का जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है। आज मौका है तेलंगाना में कैसा सरकार चाहते हैं, कैसा व्यक्ति आपका एमएलए रहना चाहिए, आप तय करना चाहिए। बहुत जगह कोई भी पार्टी हो और पैसे से, लिकर से, शराब से लोगों को देकर वोट लेना चाहते हैं, मगर मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, उसको ठोकर मारो पैसे को, लिकर को। आपका मन में क्या चाहिए, आपको मन क्या चाहते हैं, व्यक्ति कैसा है, पार्टी कैसा है, ये देख के वोट डालना। लिकर से, शराब से, पैसे से वोट कभी नहीं डालना। भगवान आपको यह अधिकार दिया है, आपका मन के विचार के आधार पर वोट डालिए। एक अच्छे सरकार लाने के लिए सभी लोगों का जिम्मेदारी है। आप बाहर आकर अपना वोट को इस्तेमाल करते हुए अच्छे एमएलए को, अच्छे सरकार को लाने के लिए पूरा सभी लोग मन से सोचकर प्रयास करना चाहिए, आगे वोट डालना चाहिए। हम कोई पार्टी का एमएलए का जरूरत नहीं है। हम स्वयं हमारा सरकार हम बनाएंगे। तेलंगाना का जनता के ऊपर विश्वास है, हमारा पार्टी पूरा बहुमत मिलेगा आदरणीय मोदी जी के नाम पर। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मतदान स्थल पहुंचकर वोटिंग की। इस दौरान उन्होंने सभी से वोटिंग की अपील की। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। हैदराबाद की खूबसूरती के बरकरार रखने के लिए और हमारे रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए संविधान में और भरोसा पैदा करने के लिए मतदान कीजिए। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। मैं तमाम अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि जरा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत जरूरी है कि हर वो शख्स
जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सिलक्यारा से मंगलवार को 41 श्रमिकों का रेस्क्यू कर लिया गया। बता दें कि जिसकी खुशी में आज देहरादून में इगास पर्व मनाई गई। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर धूमधाम से इगास पर्व मनाई गई। दीपावली के 17 दिन बाद पहली बार उत्तराखंड में लोक पर्व इगास जो है वो मनाया गया। इगास उत्तराखंड का लोक पर्व है जिसे दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। बता दें कि हर साल मुख्यमंत्री आवास में इगास लोक पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 41 मजदूरों के फंसे होने के कारण सीएम धामी ने इगास धूमधाम से न मनाने का फैसला लिया था। इगास पर सीएम धामी सिलक्यारा में ही रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। संस्कृति विभाग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही शाम 5 बजे से है मुख्यमंत्री आवास में जो है इगास लोक पर्व मनाया गया। और उत्तरकाशी में सफल हुए ऑपरेशन जिंदगी के बाद से ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री के नेतृत्व और कर्मठता की हर कोई तारीफ करता नजर आ रहा है। जिस तरह से हादसे की जगह पर ही मुख्यमंत्री ने अपना कार्यालय बनाकर इस ऑपरेशन का पल पल निगरानी किया और कोशिशों से लेकर जरूरतों तक में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद उनकी लीडरशिप के साथ ही रणनीतिक क्षमता और बेहतर सामंजस्य का चर्चा हर तरफ हो रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग हादसे में श्रमिकों को 17 दिन के बाद सकुशल निकलवा देने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से पुष्प बनकर उभरे हैं। इस अभियान में उनकी सूझबूझ, केंद्र से बेहतर तालमेल, अधिकारियों से लगातार संपर्क ने ये साबित कर दिया कि धामी कुशल राजनेता के साथ बेहतर रणनीतिकार भी हैं, जो जानते हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती से कैसे पार पाया जा सकता है। इस हादसे का पता चलते ही मुख्यमंत्री अपनी अधिकारियों की मीटिंग बुलाते थे और तत्काल रेस्क्यू के निर्देश देते थे। मुख्यमंत्री धामी पीएमओ से लेकर तमाम मंत्रालयों के साथ पूरे संपर्क में थे। चुनावों में व्यस्तता के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इस घटना को गंभीरता से ले रहे थे और पीएमओ को इस घटना को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर लेने को कहा गया था। मुख्यमंत्री धामी मौके पर पहुंचकर परिस्थितियों का खुद जायजा लेते, थोड़ा चिंतित दिखते, मगर उन्हें आभास था कि मौके पर हौसला अफजाई और बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत सबसे ज्यादा है। उत्तरकाशी से देहरादून लौटते लौटते मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश देते सिलक्यारी टनल के पास ही अस्थायी मुख्यमंत्री कार्यालय तक बना दिया गया, यानी सीएम का खुद का कैंप। कुछ अधिकारियों की राय थी कि देहरादून से ही राहत कार्य को मॉनिटरिंग किया जा सकता है, मगर संघर्षों से तपे और कठिनाइयों से पार पाकर सीएम बने धामी ने अपने फैसले पर अड़िग रहना ही बेहतर समझा। धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हादसे वाली जगह के पास ही अपना सीएम कार्यालय बना लिया और वहीं से ही पूरी मॉनिटरिंग की और पूरे उत्तराखंड का काम भी संभाला। वहीं इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़े उतार चढ़ाव आए। कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की जरूरत महसूस हुई। प्रधानमंत्री मोदी, जो कि 2 से 3 बार रोज मुख्यमंत्री धामी से संपर्क में रहते थे, हर मौके पर साथ खड़े होने का जिक्र करते थे। लग रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा हो जाएगा, मगर उम्मीदों की राह बनती मशीन फेल हो जाती थी। लेकिन एक सच्चे लीडर की तरह हौसला बढ़ाते मुख्यमंत्री धामी ने टीम से कहा कि हमें डटा रहना है और सफल ही होना है। हादसे के 17 दिन बीत रहे थे, मगर वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा था। 28 नवंबर को ये खबर आई कि अब ज्यादा इंतजार नहीं, सभी 41 श्रमिक देखते ही देखते बाहर निकल आए। एक एक श्रमिक के टनल से बाहर निकलने पर खुद मुख्यमंत्री ने पूरी आत्मीयता के साथ उन्हें गले लगाया, उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अंधेरी सुरंग से निकाले गए इन श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने का ऐलान किया।
साथ ही 1 महीने की छुट्टी, उनके घर तक पहुंचने की व्यवस्था। इस पूरे अभियान में धामी एक बार फिर से पुष्प बनकर उभरे हैं। साथ ही धामी ने यह भी साबित कर दिया कि कुशल राजनेता के साथ वो एक बेहतर संवेदनशील टीम लीडर बनकर उभरे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि एक कुशल राजनेता के तौर पर है, लेकिन जिस तरह सिलक्यारा में वो ग्राउंड जीरो पर उतरे और खुद रेस्क्यू की कमान संभाली, इसके साथ साथ वो केंद्र से भी लगातार संपर्क करते रहे और जो मजदूर फंसे हुए थे उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर उनको ढाढ़स बनाते रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री की छवि एक कुशल और सादगीपूर्ण के साथ साथ संवेदनशील नेता के तौर पर भी उभरी है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे श्रमिकों में लखीमपुर खीरी के श्रमिक मंजीत के घर वापसी की खबर मिलते ही थाना सिंगाई क्षेत्र के अंतर्गत गांव भैरवपुरम में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि मंजीत के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, साथ ही मीडिया का भी जमावड़ा देखने को मिला। वहीं मंजीत की मां ने उत्तराखंड सरकार और प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बधाई दी। मंजीत के परिवार का कहना है कि मंजीत के घर वापसी पर हम लोग दिवाली की तरह पटाखे जलाएंगे। मंजीत के घर स्कूल के बच्चे भी पहुंचे, जहां बच्चों ने जंगल मंगल भारत माता की जयकारे के नारे लगाए। जो भैरमपुर गांव है, जो मंजीत का गांव है, जो टनल में 17 दिन के बाद 18वें दिन जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन बाहर निकाला गया है, वही जो मंजीत जिस स्कूल में पढ़ा था वहां बेसिक स्कूल के जो बच्चे आए हुए हैं, मंजीत के घर आए हुए हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि जिस तरीके से जिस भैरमपुर स्कूल में आप लोग पढ़ते थे, स्कूल विद्यालय के बच्चे हैं जिसमें मंजीत भी पढ़ा था कभी, तो आप लोग आज आए हैं और कैसे पता चला कि मंजीत सुखसल निकाल लिया गया, क्या कहेंगे? मोबाइल में देखे थे। क्या नाम है आपका? सोनम। अब इसी गांव के रहने वाली बेटा? यस सर। अच्छा, मंजीत जो है, मंजीत के घर पे आए हैं आप लोग देखने कि मंजीत आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अच्छा, तो मंजीत को जानते हैं आप लोग? यस सर। मंजीत कैसा, मतलब कहाँ गए थे, क्या हो गया था? उत्तरकाशी में गए थे। उत्तरकाशी में फंस गए थे, निकाल लिया गया है सुकुशल? यस सर। तो क्या कहेंगे, किसको बधाई देंगे, क्या संदेश देंगे? उनको ही बधाई देंगे। देखिए, जो स्कूल बेसिक स्कूल के जो बच्चे आए थे वो भी एक तरीके से बधाई दे रहे हैं और उत्तराखंड सरकार को दे रहे हैं, पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसी स्कूल हम मंजीत को देख, भाई है मंजीत हमारा, जिस तरीके से गायब हुआ था तो हम लोग भी बहुत परेशान थे। लखीमपुर की इंडिया वाइस से रामजी सिंह। धनबाद में जमीन कारोबारी गोविंदपुर निवासी कृष्णा मंडल को अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। बता दें कि आनंद फानन में आसपास के लोगों ने कृष्णा मंडल को घायल अवस्था में एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर रेफर कर दिया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और खबर बिजनौर से है, जहां पहली बार विश्व स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। बता दें कि शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन विवेक डिग्री कॉलेज में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगा। बताया जा रहा है कि देश विदेश के 240 चेस खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं विजेता खिलाड़ियों को 2 लाख तक के इनाम बांटे जाएंगे। शतरंज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दुष्यंत कुमार और विवेक कॉलेज के चेयरमैन अमित गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। और पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करने वाली ये खबर कानपुर से है, जो आपको भी अंदर से रिश्तों पर यकीन करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। जहां पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर किराए के हत्यारे से अपने ही पति की हत्या करवा दी। पति को मरवाने के लिए पत्नी ने बाकायदा 4 लाख रुपए देकर हत्यारों को हायर किया था। दिल्ली के तमाम चौक चौराहों पर यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते हुए वाहन चालक नजर आते हैं। वहीं प्रशासन इससे बिल्कुल बेखबर है। आपको बता दें कि कुछ ऐसी तस्वीर दिल्ली के रोहिणी और मंगोलपुरी में भी देखने को मिल रही है, जहां मेन लाल बत्ती पर सभी 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन यातायात नियमों को दरकिनार कर हादसों को दावत देने का काम किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहां यातायात पुलिस भी शायद कहीं नजर नहीं आती है।
बढ़ते आगे, बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने सूचना के आधार पर बुधवार सुबह सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने 7 करोड़ रुपए की हेरोइन को जब्त करने में सफलता हासिल की है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बुधवार को सरहदी इलाके के गांव रनिया के करीब ड्रोन मूवमेंट की सूचना मिली थी, जिसके बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट टीम बनाकर सर्च शुरू कर दिया। हल्की धुंध के बीच दोनों टीमें सर्च में जुट गई और इस दौरान खेतों में 2 पैकेट मिले जिनके साथ रिंग लगे थे। सुरक्षा जांच के बाद दोनों पैकेट्स को जब्त करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तो ड्रोन मूवमेंट की जो है जानकारी मिली थी और जिसके बाद पंजाब के सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और वहां से 7 करोड़ रुपए की हेरोइन जो है टीम ने जब्त की है। और बीएसएफ के साथ पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है और सूचना के आधार पर जहां उन्हें ड्रोन मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद दोनों पुलिस और बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत बड़ी वारदात होने से रोक लिया है। 7 करोड़ के हेरोइन को जब्त किया गया है। पुलिस को इस इलाके में ड्रोन मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सर्च ऑपरेशन के तहत जो है ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। तो पंजाब पुलिस और बीएसएफ की टीम ने एक साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें 7 करोड़ की हेरोइन को जब्त करने की बात सामने आ रही है। पंजाब के सरहदी इलाकों में हेरोइन जब्त किया गया है और बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने एक साथ मिलकर इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ड्रोन मूवमेंट की उन्हें खबर मिली थी। सरहदी इलाकों में जो है यह ऑपरेशन किया गया है और 7 करोड़ रुपए की हेरोइन जो है पुलिस ने जब्त किया है। राह चलते महिलाओं पर कोई टिप्पणी करे तो उसकी शिकायत पुलिस में की जा सकती है, मगर राज्य के मुख्यमंत्री ही ऐसा करे तो क्या? जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस बयान की जिसमें वो महिलाओं की तुलना ट्रेन की पुरानी बोगी और पार्ट से करते दिखाई दे रहे हैं और सारी मर्यादा और महिलाओं के सम्मान को तार-तार कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री को महिला विरोधी बताते हुए इनकी सोच पर ही सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 7 बोगी का बुलेट ट्रेन कल आपको एक नया ये दिखेगा। पुराना ट्रेन कोई रंग रूंग करके जो औरत लोग महिला लोग ब्यूटी पार्लर में जा करके पूरा रंगाई पुताई करके आता है ना, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भी रंगाई पुताई करके भेज दिया। सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री साहब केंद्र सरकार को निशाना बनाने के चक्कर में इतना डूब गए कि साहब की जुबान ही फिसल गई और ऐसी फिसली कि सीएम साहब ने महिलाओं की तुलना ट्रेनों की पुरानी बोगी और पार्ट पुर्जों से कर डाली। सीएम साहब बोलते बोलते अपने पद की गरिमा को भूल गए। दरअसल मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की हाई स्पीड ट्रेन की क्वालिटी पर सवाल खड़ा कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पुराने बोगी और पार्ट पुर्जों को ही रंग में पेंट कर नया रूप देने का केंद्र सरकार काम कर रही है और इसके बाद उनकी जुबान फिसली और मुख्यमंत्री ने इसकी तुलना महिलाओं के ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने से कर दी। उन्होंने कहा कि औरत लोग, महिला लोग ब्यूटी पार्लर जाके पूरा रंगाई पुताई करके आती हैं। वैसे ही सरकार ने पुरानी ट्रेन को रंगाई पुताई करके भेज दिया। सुनिए एक बार क्या कहा सीएम ने। अब बुलेट ट्रेन चल रहा है, अब बुलेट ट्रेन में कितना आदमी चढ़ेगा? वो आए दिन आदमी तो चढ़ता नहीं, लेकिन गाय बैल के ऊपर जरूर चढ़ जाता है। ये हालत है। एक ट्रेन पहले 17 बोगी 18 बोगी का होता था। 7 बोगी का बुलेट ट्रेन कल आपको एक नया ये दिखेगा। पुराना ट्रेन कोई रंग रूंग करके जो औरत लोग, महिला लोग ब्यूटी पार्लर में जा करके पूरा रंगाई पुताई करके आता है ना, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भी रंगाई पुताई करके भेज दिया।
अब भला सीएम होके ऐसे विवादित बयान देंगे तो विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मुद्दा तो मिलना ही है। लिहाजा बीजेपी ने इस बयान पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री की सोच पर ही सवाल उठा दिया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को लेकर बेहद शर्मसार करने वाला, बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने महिलाओं की तुलना ट्रेनों से कर दी और यहां तक कहा कि ये ब्यूटी पार्लर जाती हैं और लीपापोती करके आ जाती है। मुख्यमंत्री जी, ये महिलाओं की निजता का उल्लंघन है। उनके निजी जीवन में ताक झांक करने की हक और इजाजत आपको किसने दे दी, और आपको कैसे पता कि ब्यूटी पार्लर जाने के पहले वो कैसी दिखती है और बाहर निकलने के बाद वो कैसे दिखती हैं? तो मुझे लगता है प्रदेश के मुख्यमंत्री के और सरकार की विकृत सोच को ये साफ दर्शाता है, पार्टी की विकृत सोच को साफ दर्शाता है महिलाओं के प्रति, और इन्हें अविलंब अपने इस घटिया बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल सीएम का ये विवादित बयान आगे झारखंड की सियासत में कैसे कैसे भूचाल लाता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बयान ने झारखंड की फिजाओं में सियासी लपटों को सुलगा जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और छत्तीसगढ़ में धान तिहार की शुरुआत के बावजूद धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है और किसान धान बेचने खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 दिसंबर को परिणाम आने वाले हैं और किसान नई सरकार का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल दोनों ही पार्टियों की घोषणा के बाद किसान जो है कश्मकश में हैं और नई सरकार के आने के बाद ही धान बेचने खरीदी केंद्र जाने की योजना बना रहे हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में साफ है कि सरकार किसी की भी बने, किसानों का मुंह मीठा होना तय है, जिसकी बाट किसान जमा कर देख रहे हैं। वैसे तो भले ही 1 नवंबर से प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान तिहार की शुरुआत कर दी हो, लेकिन इन दिनों किसान अजीब कश्मकश में हैं। अब तो ये हाल है कि धान खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है और किसान 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, इस बार फसल कट जाने के बाद भी किसान धान खरीदी केंद्र में धान बेचने नहीं पहुंचे हैं। प्रदेश के अधिकांश गांवों में किसान अभी धान काटने में भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो वहीं जहां किसानों ने धान की कटाई पूरी भी कर ली है, मगर वो धान संग्रहण कर रख रहे हैं और उन्हें बेचने के लिए नई सरकार के बनने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव खत्म होने के बाद भी नतीजों से पहले इस पर सियासत हो रही है। 3 दिसंबर के बाद माताओं बहनों के खाते में मोदी की गारंटी 1000 रुपए प्रति महीना मिलने की शुरुआत हो जाएगी। नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम हुआ, पीएससी का घोटाला हुआ। दिसंबर का महीना प्रदेश के नौजवानों को न्याय दिलाने का होगा, जब पीएससी घोटाले की जांच होगी और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का निर्णय होगा। भाजपा नेताओं को याद करना चाहिए 2018 का वो दिन जब मतदान समाप्त हुआ और किसान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा करने के बाद धान बेचने नहीं गए थे, और भूपेश बघेल जी ने जब आह्वान किया तब किसान धान बेचने गए और किसानों का कर्ज माफ किया गया, धान के 2500 दिया। वही स्थिति अभी भी निर्मित है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर किसान भरोसा कर रहे हैं, जो 3200 पर धान की कीमत मिलेगा, किसानों को कर्ज माफी होगी और भी अनेक योजनाएं कांग्रेस ने घोषणा की है। धान खरीदी को लेकर जहां कांग्रेस ने 3200 रुपए की दर से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा किया है, तो वहीं बीजेपी ने 3100 रुपए की दर से 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है। साथ ही बीजेपी ने 2 साल का बोनस देने का भी वादा किया है। यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ के किसान नफा नुकसान को देखते हुए नए सरकार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि किसानों को भी अब 3 दिसंबर का इंतजार है। इसके बाद ही अधिकतर किसान धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर धान की बिक्री करेंगे। कुल मिलाकर नई सरकार किसी की भी बने, किसानों का फायदा दोनों ओर से तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।